हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी आपको सीजीआई साहब से आश्वासन मिला? अगर खामियां नहीं होती तो शायद बाकी देश के लोग जो है ईवीएम को बैन नहीं करते। ये काम आपका थोड़ी था, ये तो चुनाव आयोग का काम था। करेक्ट। तो चुनाव आयोग ने नहीं लिया एक्शन। सारे कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो 10 वोट से हारा, कोई 24 वोट से हारा है, कोई 50 वोट से हार रहा है, कोई 200 वोट से हार रहा है। बैलेट आए कि ईवीएम? बैलेट आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक सीजीआई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय हमारे डी वाई चंद्रचूड़ साहब हैं, आप लोग अंतिम सांस तक भरोसा रखिए और आपको हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और ईवीएम के खिलाफ एक और याचिका आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हैं, एडीआर की भी एक याचिका है, लेकिन अभी एक ताज़ी याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ। हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी। आइए नरेंद्र मिश्रा जी से बात करें। नरेंद्र जी, क्या लगता है ये जो याचिका आप लोगों ने लगाई है, कितनी उम्मीदें हैं, क्यों लगाई है आपने याचिका, क्या शक है ईवीएम पर? पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे भारत देश के लोगों को नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार जो दिए गए हैं देश के संविधान में उसको समझे हैं और समझ करके वोटिंग का राइट्स भी यूज किया और जहां गड़बड़ियां आई उसका कंप्लेन भी दिया। इसके साथ में इसमें 2023 का चुनाव संपन्न हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश और इसके साथ में 4 और राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में क्या हुआ कि पहले तो बहुत सारे पोल्स अलग अलग तरीके से वेरिएबल तरीके से वो दिखा रहे थे कि ये आंकड़ा है वो आंकड़ा है, पर सबसे बड़ी बात तब दिक्कत आना शुरू हुई कि बैलेट पेपर में बहुत सारी पार्टीज़ जो अपोजिट पार्टी थी, रूलिंग पार्टीज़ के अपोज में सब लोगों ने वोटिंग किया था। पर ईवीएम में जैसे ही ईवीएम की शुरुआत होती है उसके बाद वो पार्टीज़ का लगभग जो रूलिंग पार्टी है उसका इंक्रीज हो गया पूरा डेटा, वो दूसरी तरीके से हो गया, वायस हो गया, और जो उसके साथ में विपक्ष वाली पार्टीज़ थी वो अलग हो गई। पर उसके साथ में एक 22 नवंबर को बड़े सारे न्यूज़पेपरों ने अलग अलग न्यूज़ छापी कि 15,000 कंप्लेन ऑलरेडी आर द पेंडिंग बिफोर द चीफ इलेक्शन कमीशन पोर्टल। मेरा ये उस दिन से ही मसला उनके समझ में आ गया था कि 15,000 एप्लीकेशन जो हैं पड़े पेंडिंग एप्लीकेशन, वो इस चीज़ को लेकर के हैं कि ईवीएम इरेगुलेट हुई, ईवीएम में कुछ दिक्कतें आई, ईवीएम जो है तो प्रॉपर तरीके से नहीं कंटिन्यूसली चल पाई और इसके साथ में कुछ वोट की टेम्परिंग की हुई, वोट कास्टिंग की हुई, ये सारे अलग अलग इश्यूज़ आए। आप लोगों ने देखा होगा कि तो फिर मैं क्या किया, अभी मैं थोड़ा रुक के दूसरी बात कर लेता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि 2-3 बजे के आसपास मैं सीजीआई साहब के घर जाने के लिए मैं पूरा प्लान बना लिया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट्स भी नहीं है कि 15,000 एप्लीकेशन यदि आपके पोर्टल में पेंडिंग है या जो भी है ईवीएम को लेकर के हैं, शिकायतें हैं इतनी सारी, तो आप उसको बिना डिसाइड किए हुए आप कैसे सारा डिक्लेयर कर दे रिजल्ट। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो 10 वोट से हारा, कोई 24 वोट से हारा है, कोई 50 वोट से हार रहा है, कोई 200 वोट से हार रहा है। तो जब इशूज ऐसे रहे तो फिर कैसे हो सकता है? कुछ कैंडिडेटों का उसी दिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जिनको एक भी वोट नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि मैं उसी विधानसभा में खड़ा हूं और मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूं, मैं अपनी पोलिंग में एक भी वोट नहीं पाया, जहां के मैं वोटर भी हूं। एक भी वोट नहीं मिले आप कह रहे हैं? उनका ही वोट नहीं मिला, ऐसी खबरें भी आई? बिल्कुल आई, वो छत्तीसगढ़ से आई है, कुछ और भी जगहों से आई है, अलग अलग राज्यों से। तो मेरा मतलब उन्होंने बोला कि क्या मैंने अपना, मेरे घर के लोगों ने वोट नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं दिया, मैं तो अपना वोट दिया था, इतना तो मानना चाहिए। क्या ईवीएम इस लेवल पर ऐसे हो सकती है? उनका ईवीएम पर ही पूरी चीज़ें थी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था इसी के साथ में, तीसरा पॉइंट, दूसरा तो ये था। तीसरा मैंने बोला कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना आई, ठीक है, मैंने किसान सम्मान निधि आई, तो मैं ये बोला कि आप 3 दिसंबर के बाद दे देते जब रिजल्ट आ गया। आप 17 तारीख को चुनाव हो रहा है, 15 तारीख को आप, ये काम आपका थोड़ी था, ये तो चुनाव आयोग का काम था। करेक्ट। तो चुनाव आयोग ने नहीं लिया एक्शन है, इसीलिए तो मैं सीजीआई से रिक्वेस्ट किया। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये था इसके साथ में कि जिन लोगों को वोटिंग राइट्स मतलब है मिला, पूरे भारत देश के संवैधानिक अधिकार है, उसमें आप जो है तो वोट के राइट्स को हमारे वायलेशन कर रहे हो। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक, केशवानंद भारती का बहुत बड़ा जजमेंट लगा हुआ है। आपने सारी चीज़ों को वायलेशन कर दिया। आपने इन शिकायतों के, चलिए सब कुछ हुआ, शिकायतें आई, आप अब सीजीआई साहब से मुलाकात करने की बात कर रहे थे। सीजीआई साहब से मैं जा कर के लेटर पिटीशन दिया और मैंने बोला कि ऑनरेबल जस्टिस से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसमें जो है तो आप इसको शो मोटो पर लीजिए, विभिन्न राज्यों की इस तरह से दिक्कतें हैं। तो उनका जो मेरा कन्वर्सेशन था थ्रू पीए था, मैंने उसको लेटर पिटीशन को मैंने उनके सबमिट कर दिया। उसके बाद में जो कोर्ट हमारा है, कोर्ट ने हमें हमसे मेन कॉपी मंगवाई गई, मेन कॉपी भी हमने दे दिया। अब उसके बाद सीजीआई साहब के पास मामला पेंडिंग है, हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी
आपको सीजीआई साहब से आश्वासन मिला है, आप कह रहे हैं? हाँ, सीजीआई साहब के जो मतलब हमारा कोर्ट है पूरा, उससे हमें आश्वासन मिला है कि हम इसमें जो भी होगा अच्छा करेंगे, आप लोग चिंता ना यानी करें। नरेंद्र जी ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनता ईवीएम को लेकर जागरूक है, सीजीआई साहब भी नज़र बनाए हुए हैं। नहीं, सीजीआई साहब के पास पूरे भारत देश की रिपोर्ट आती है, उनके पास स्पेशल रिपोर्ट्स आती हैं सारी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के तो सबको नॉलेज में रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपको रहना चाहिए। और सीजीआई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनके पास में इस तरह की न्यूज़ तो पूरे भारत देश की रहती है और सुमोटो में किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ों को वो ले सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें होती हैं और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उन्होंने इस तरह से उसका संज्ञान लिया हुआ है, उनके पास एप्लीकेशन है और वो देखिए 1-2 दिन में जो भी होगा अच्छा होगा। हमें कन्वर्सेशन रोज़ हो रहा है कि हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं किस लेवल पर उसको करना है, कैसे करना है। पर भारत देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये होगा और अच्छा होगा। और भारत देश का जो आर्टिकल, ये बहुत बड़ी राहत की खबर आप देश की जनता को दे रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स हुआ करते थे, एमपीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा वकीलों का कंट्रीब्यूशन था। और दूसरा, यदि कोई आवाज़ सबसे पहले उठेगी तो कोर्ट के माध्यम से उठती है या पॉलिटिकल लोग उठाते हैं। पॉलिटिकल लोग तो सब बेचारे पता नहीं कहाँ आए, मैं नहीं जानता हूँ, पर जनता ने अपनी आवाज़ उठाई और 15,000 एप्लीकेशन पोर्टल में फाइल कराया। पर उसके बाद में क्या हुआ कि 13 दिसंबर के जब चुनाव चल रहा था, 3 दिसंबर के दौरान पर ही उनका इश्यू ब्राउज़र जो था कंप्लेंट पोर्टल, वो भी बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें कंप्लेंट बहुत लेवल पर बढ़ रही थी। वो वर्क क्या निर्वाचन आयोग शिकायतों का निपटारा नहीं कर रहा है? मेरे आपके माध्यम से 3-4 सवाल हैं। हमने 4 प्रेयर भी किया है कोर्ट से कि फर्स्ट टाइम्स इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर फॉर रिकॉल के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। उसमें यह बोला है कि जब तक 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है और उनका पूरा डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक के लिए ये ऑर्डर फॉर रिकॉल कर दिया जाए। असेंबली 2023 का जो रिज़ल्ट है उसको स्टे कर दिया जाए, फर्स्ट। सेकेंड, फ्री और फेयर वोटिंग का जो राइट्स पब्लिक को मिला है उसको सेव किया जाए और ऐसा कोई जजमेंट पास किया जाए जिससे इन फ्यूचर में कोई ऐसी शिकायतें न आएँ। तीसरा, इसी के साथ में मैंने यह भी रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ ऐसा ऑर्डर दे दें, जस्ट लाइक तो बहुत सारे असेंबलीज़ के, विधानसभा के लोग यह भी कह रहे हैं कि यदि वीवीपैट की भी काउंटिंग करा ली जाए तो भी हम सेटिस्फाइड हैं। तो वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग को लेकर याचिका भी एक पड़ी है, उस पर कहा जा रहा था नवंबर में सुनवाई होगी। क्या है अभी उस पर अपडेट? तो नवंबर महीना तो ख़त्म हो गया, हाँ, दिसंबर चल रहा है। तो तो वीवीपैट को लेकर के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट में पूरी वोट सुरक्षित रहती है। यदि उस तरह से भी उसको काउंटिंग करा लेते हैं पूरी की पूरी वोट को, तो भी हम उसमें सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो ये इन सारी प्रेयर्स के साथ में सीजीआई के साथ में है और सीजीआई का जो ऑफिस है पूरा, वो हमारे साथ फुल कोऑर्डिनेट कर रहा है, बोल रहा है कि साहब की नज़र में ये चीज़ है और बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट आएगा। ईवीएम पर शक जो है अभी फिलहाल, वो तो चुनाव में जो हुआ, लेकिन ईवीएम पर शक अभी क्यों गहरा गया है? चुनाव की बात छोड़ दें तो चुनाव में जो कुछ हुआ, ऐसे टेक्निकली क्या दिक्कत है उसमें? मैं आप लोगों के माध्यम से 2-3 चीज़ों को बोलना चाहिए। जैसे आपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में एक चिप होती है, ऐसे ही लोगों का बताना है कि ईवीएम में भी एक चिप होती है। वो मैन मेड होती है, मैन्युफैक्चरर्स बाय द एनी कंपनीज हो सकती है। पर उसके साथ में यह भी सब लोगों का आरोप है। देखिए, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं हूँ, कुछ लोग जो एक्सपर्टीज़ हैं चीज़ें आपके पास आती हैं। हाँ, मेरे पास आती हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में जो उसमें चिप लगाई जाती है वो असेंबल्ड की जाती है, वो फंक्शनिंग तब शुरू करना शुरू कर देती है। लोगों का कहना है, मेरे नॉलेज में नहीं है, तो इसी के आधार पर लोगों को शिकायत भी है कि ईवीएम में जैसे आज मान लीजिए 3 दिसंबर है या आज की डेट मैं मान लेता हूँ कि 9 दिसंबर की डेट है, 9 दिसंबर के लिए चिप लगा दी गई, वो असेंबल्ड हो गई है। 9 दिसंबर में 11 बजे के बाद वो फंक्शन करना शुरू कर देगी। लोगों का कहना है, देखिए मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार बोल रहा हूँ, हाँ, तो उसके हिसाब से वो फंक्शन जो है तो करना शुरू कर देगी और अपने आप जो है तो चीज़ों को बढ़ा देती है। तो इस तरह से है। तो लोगों का कहना है कि वीवीपैट में कुछ भी टेम्परिंग नहीं की जा सकती है। तो वीवीपैट में जितनी वोट है कास्ट की गई उसको आप जो है तो काउंट करा लीजिए। तो इसके माध्यम से सारी चीज़ें अपने आप। इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत दलीलें दी। 962 पेज की एक दलील आई चुनाव आयोग की तरफ से, उस याचिका का भी विरोध किया गया कि ये तो मानवीय त्रुटि की संभावना है, तमाम तरह की दलीलें।
मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा एक IAS ऑफिसर होता है. इट इज़ नॉट नोइंग अबाउट द हाउ कैन यू मेड और एंड हाउ कैन यू टेम्पर द EVM CTC. ठीक है. He is knowing about the entire types of the judgment and taking here the good types of the knowledge about the written format. उनको ये नहीं पता है कि EVM कैसे बनती है. EVM बनाने वाली जो मशीनें हैं या जो कंपनियां हैं, EVM बनाने वाले जो लोग हैं, जो जिन कंट्रियों ने उसको बंद किया है, उनसे आप पूछिए. डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ कहाँ EVM बैन है? यूरोप कंट्री में तो लगभग हर जगह ही बैन है. तो उसके तथ्य को आप पूछिए पूरे भारत देश अमेरिका में भी बैन है. करेक्ट. तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जनता भारत देश में 140 करोड़ की आबादी है. सारे लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में किया जाए. आपको छोड़ करके यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सत्ताधारी दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी EVM के पक्ष में नहीं है. तो नरेंद्र जी, ये तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. अगर निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ही सत्ताधारी के साथ मिल जाए, सुर में सुर मिलाने लगे, तो फिर दिक्कत है. मैं आप लोगों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन कर रहा हूं कि हम लोग जैसे EVM के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे आप भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे. उसके लिए उसका टेक्निकल और एक्सपर्ट्स को पकड़ना ही आपके लिए भी अनिवार्य और ज़रूरी होता है. जैसे चंद्रयान, मैंने आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि चंद्रयान 3 का लैंड हो गया मून में, वहाँ से इमेजेस भेजना शुरू कर दिया. पर आप बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को इस बारे में नॉलेज है कि कैसे कर रहा है, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, कैसे कैसे टूल्स लगाए गए. यह तो इसरो का रिसर्च सेंटर का वैज्ञानिक ही बता सकता है. वैसे ही EVM जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया है. तो चुनाव आयोग, नरेंद्र जी एक सेकंड, चुनाव आयोग ने न्योता तो दिया पॉलिटिकल पार्टीज को, भाई आइए हैक करके दिखाइए. मैं आपको इसी क्वेश्चन का जवाब दिया हूँ कि जैसे आम जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि EVM कैसे बनाया जाता है. आज आपके पास में मोबाइल है, आपके पास माइक है, यदि ये ख़राब होता है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, तो आपको दुकान में जाके ही ठीक कराना पड़ेगा. मोबाइल ख़राब हुआ तो मोबाइल में ही दुकान में जा कर के आप ठीक कराएंगे. EVM जहाँ जो टेम्परिंग कर सकती है, जो कंट्रीज़ ने बैन किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप उनको बुलाइए और उनके साथ में बैठाइए. कैसे हो सकता है? आखिरी सवाल, CGI साहब से मुलाकात के बाद देश की जनता को क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? EVM बैन, बैलेट पेपर, क्या होगा? मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यही कहना चाहता हूं कि जब तक CGI ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं, आप लोग अंतिम सांस तक भरोसा रखिए और आपको बहुत अच्छा जजमेंट आएगा. और इस वीक में आप लोग देखेंगे कि पूरे देश में डेमोक्रेसी की आवाज़ होगी और आप सब लोग देखेंगे कि किस तरह से यदि कुछ गड़बड़ियाँ उनकी नज़र में पाई गई तो वो सारी चीज़ों को पूरा का पूरा चुनाव भी रद्द करा सकते हैं, या रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या VVPAT की काउंटिंग का ऑर्डर कर सकते हैं, या बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए भी आदेश जारी कर सकते हैं. ये मेरी प्रेयर में भी है. हमारे साथ कुछ और लोग हैं, फायर एक राउंड कर लेते हैं. EVM पर विश्वास है आपको? मेरा मानना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, तो कुछ भी हो सकता है आज की डेट में. मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा. सर आप बताइए, EVM पर विश्वास है आपको? मैं अभी इनके साथ ही हूँ. जो इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल, जब आप चंद्रयान से यहाँ बैठे बैठे जब चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या EVM को नहीं कंट्रोल किया जा सकता? बैलेट आए कि EVM? बैलेट आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप बताइए सर, बैलेट या EVM? मेरे हिसाब से बैलेट पे ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि विश्व के सारे देश जब EVM को यूज कर चुके हैं और उसमें जब खामियां पाई गई हैं तभी बंद किया गया है. अगर खामियां नहीं होती तो शायद बाकी देश के लोग जो है EVM को बैन नहीं करते. और जहां तक सवाल रहा आपका कि EVM बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते. जब पूरे देश की जनता ये कह रही है कि इसको बैन होना चाहिए, ये डिसाइड यहाँ से हो सकता है जहाँ हम खड़े हैं. नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं ये डिसाइड के लिए जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, वो डिसाइड कर सकती है और बैन हो सकती है. और इसका एक ही है मानना मेरा कि सुप्रीम कोर्ट को सही गलत का होने के बाद में जो डिसीजन लेना चाहिए वो देश को सर्वमान्य होगा. और बैन होगी या नहीं होगी ये तो कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चलेगा. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद. तो EVM बैन होगी, बैलेट पेपर आएगा कि नहीं आएगा, यहीं से सबसे बड़ी ताकत मेरे पीछे आप देखिए. देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे ज़हीन व्यक्तित्व हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी, साथ ही साथ इनके सहयोगी, इन्होंने अपनी राय दी है EVM बैलेट पेपर को लेकर. जो भी राय दी है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग EVM बैलेट पेपर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए. शुक्रिया.